हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में मैं मोनेरो एक्सएमआर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला, पहला है वो फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है। उसके बाद मैं आपको मोनेरो के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका यूज़ केस बताऊंगा कि ये कॉइन किस में काम आता है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। उसके बाद मैं आपको इसके प्रोस के बारे में बताऊंगा कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है। उसके बाद मैं आपको इसके कॉन्स के बारे में बताऊंगा कि इसकी बुराइयाँ क्या है। लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पोर्टफोलियो में आपका कितना परसेंटेज ये कॉइन होना चाहिए, या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसके टोटल यूज़ केस पे डिपेंड करता है। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले इनके फाउंडर के बारे में। इनका फाउंडर जो है, उनका नाम है निकोलस वैन सैबरहैजेन। तो ये जो इनके फाउंडर है, इन्होंने ये 18 अप्रैल 2014 में इस कॉइन को लॉन्च किया था। तो इसका बेसिकली यूज़ केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा मोनेरो के बारे में बता दूँ। ये एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी मतलब इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, और इसको आप ये सिर्फ इंटरनेट में ही स्टोर होता है ये करेंसी, और आप इसको एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है, ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। तो ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलता है। तो आपको पता है, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता है। तो सेंट्रल अथॉरिटीज़ की कोई नहीं होती, इसलिए आपको दिखते कि ये बहुत वॉलेटाइल होता है और इसको रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी जैसे मैंने बोला कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है, और ये जो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं। चौथा है वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वॉलेट। तो ये वर्चुअल करेंसी है, तो इसको वर्चुअल वॉलेट में स्टोर करते हैं। वर्चुअल वॉलेट कुछ भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर के में भी हो सकता है, और दूसरा हार्डवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर में आपके फिजिकली कुछ स्पेस होती है, जैसे 5 GB 6 GB या टीबी में। और अगर सॉफ्टवेयर वर्चुअल वॉलेट को एज्यूम करें, तो सॉफ्टवेयर वॉलेट में आपका क्लाउड सिस्टम होता है, जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं अपना करेंसी, वर्चुअल करेंसी। और फिफ्थ जो है, इट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश। आप इसको कैश के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। जो भी इसकी वैल्यू होगी, आप इसको सेल करके वो अमाउंट अपने बैंक में मंगवा सकते हैं। अब इसके पर्टिकुलर यूज़ केस में आते हैं। तो यूज़ केस में मैं आपको पहला पॉइंट इसमें बताता हूँ। मोनेरो एक्सएमआर इज़ ए डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। इट यूजेज ए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर विद प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी that obfuscate transactions to achieve anonymity and fungibility। अब मैं पहले के साथ दूसरा पॉइंट भी बोलता हूँ, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी इसके साथ लिंक्ड है। मोनेरो यूजेस रिंग सिग्नेचर्स, जीरो प्रूफ नॉलेज प्रूफ, stealth addresses and IP addresses, obscuring methods to obfuscate ट्रांजैक्शन डिटेल्स। तो इसको मैं बेसिकली हिंदी में आपको समझा देता हूँ। मोनेरो एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में काम करता है। तो मैं आपको ये डायरेक्टली बता देता हूँ। ये एक्चुअली आपको पता होगा कि बहुत सारे कैटेगरीज होंगी। आपने सुना होगा, एक मेटावर्स है, एक वेब3 है, फिर आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे जो बहुत सारे कैटेगरीज है और इकोसिस्टम है। तो ये जो कॉइन है ना, इसका कैटेगरी है जीरो नॉलेज प्रूफ। तो ये जो कॉइन है, ये जीरो नॉलेज प्रूफ कैटेगरी में काम करता है। तो बेसिकली इसका मेन यूज केस क्या है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नहीं, जो ऑफस्केट मतलब अनक्लियर ट्रांजेक्शन। मतलब आपने ट्रांजेक्शन तो किया है, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहता है, मतलब पता नहीं चलता कि भाई किसने ट्रांजेक्शन किया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक रियल लाइफ सिनेरियो में सबसे बड़ा इशू कैसे रिजॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे आपने सुना होगा कि बिटकॉइन के माइनर्स भी होते हैं। तो बिटकॉइन के माइनर्स क्या करते हैं, वो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का पता चल लगाते हैं। कि आपको जैसे पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि बिटकॉइन का जब ट्रांजैक्शन होता है, उसका एक ब्लॉक बनता है 10 मिनट का। वो 10 मिनट में जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको माइनर्स एल्गोरिदम रिजॉल्व करके, मतलब उसके रिलेटेड जो SHA है 256 है, उसको रिजॉल्व करके वो पता लगा देते हैं कि यहाँ इस समय में यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है और कितने बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि माइनर्स जब पता लगा लेते हैं, अब मान लो कि वहाँ पे 10,000 के करीब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अभी माइनर्स ने जब इसको पता लगा लिया, तो माइनर्स जब इस ट्रांजैक्शन को पता लगाने के बाद उनको कुछ बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड तो मिलता ही है। लेकिन जब इनको ये पता चल जाता है कि भाई 10,000 ट्रांजैक्शन हुआ है बिटकॉइन, तो ये इंस्टेंट बिटकॉइन खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन में अभी पंप होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसी एक वेल्स या फिर जो बिटकॉइन मिलियनर है, उन्होंने 10,000 के करीब बिटकॉइन को परचेज किया है। तो उनको पता है कि अभी 2 से 3 दिन में
मार्केट पंप होगी और बिटकॉइन बहुत गंदा पंप होने वाला है। तो वो इंस्टेंट जैसे खरीद लेते हैं ट्रांजेक्शन का पता लगा के, तो वो पंप हो जाता है और फिर वो अपना प्रॉफिट कर लेके एग्जिट मार लेते हैं मार्केट से। तो इस इशू को मोनेरो रिजॉल्व करता है, क्योंकि ये जीरो नॉलेज प्रूफ में काम करता है। तो इसका रिजॉल्व क्या करता है कि जीरो नॉलेज प्रूफ में जो टेक्नोलॉजी है, जो माइनर्स है वो ट्रांजेक्शन का पता लगा लेते हैं कि हाँ, मतलब उनको पता है कि भाई ट्रांजेक्शन हुई है बिटकॉइन की, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि किसने किया है और कितना किया है। तो इससे क्या है कि ये डेटा प्राइवेसी एकदम रहती है और सिक्योर हो जाता है, और माइनर्स का भी अपना ट्रांजेक्शन पता लगा लेते हैं, और वो ट्रांजेक्शन का उनको कुछ रिवॉर्ड मिलना होता है वो मिल जाता है। तो ये एक रियल जो लूप होल है क्रिप्टो करेंसी में, उसको ये रिजॉल्व करता है मोनेरो एक्सएमआर। तो इसी जीरो नॉलेज प्रूफ का कैटेगरी जो है ये इसी चीज़ को ही रिजॉल्व करता है। तो इसमें यही टेक्निकल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे ये करता है। मतलब आप देख सकते हैं ऑफुस्केट ट्रांजेक्शन मतलब अनक्लियर ट्रांजेक्शन, मतलब आपको ट्रांजेक्शन मतलब आप माइनर्स पता तो लगा लेते कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन ये पता नहीं लगा पाते कितना हुआ और किसने किया। तो प्राइवेसी रहती है, तो इससे क्या है कि डेटा लीक नहीं हो पाता है और कोई माइनर्स अपना इसका एडवांटेज नहीं ले पाता है, जो मतलब कि भाई पंप होने वाला है या डंप होने वाला है फ्यूचर में, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में। तो ये एक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग यूज केस है इसका। तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन आर वैलिडेटेड थ्रू ए माइनर नेटवर्क रनिंग रैंडम एक्स। तो आपको जैसे पता है, मैंने अभी बताया था कि माइनर्स ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं। तो एक प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम इशूज न्यू कॉइन्स टू माइनर। तो आपको ये तो पता ही है, ये तो इसमें कुछ कहना है कि वो जब प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, बिटकॉइन आपने सुना है, तो वो माइनर्स पता लगाते हैं एल्गोरिथम रिजॉल्व करके, तो उसमें उन्हें कुछ कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन इनका जो मेन यूज केस है वो है जीरो नॉलेज प्रूफ, कि मतलब ट्रांजैक्शन को जो माइनर्स है उनको पता ना लगा सके कि भाई ट्रांजैक्शन कितना हुआ है। बस वो पता लगा था कि ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, किसने किया है, वो नहीं पता लगा पाते। वो चीज़ जीरो नॉलेज प्रूफ पे काम करता है और मोनेरो उसी पे ही काम करता है। तो अब ये है फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं मोनेरो हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी अमंग क्रिप्टो करेंसी बिहाइंड बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि मोनेरो की जो टीम है, कम्युनिटी है, उनके पास थर्ड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है। मतलब सबसे ज़्यादा डेवलपर इसी कॉइन पे काम कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन में पहला है बिटकॉइन, फिर इथेरियम, उसके बाद इस पे काम कर रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट कॉइन है और कितना इंपॉर्टेंट यूज केस लेके आया है ये। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसकी सप्लाई क्या चल रही है। इसकी सप्लाई जो है नो डेटा है उसका, मतलब उसका सप्लाई कितना है, कोई मैक्स लिमिट नहीं है। तो ये एकदम बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर इसमें लिमिटेशन होती, तो लिमिटेशन होने से क्या होता है फ्यूचर में कि भाई अगर कुछ कॉइन बर्न होता तो आपका डिमांड अगर बढ़ता, सप्लाई कम होती, तो फिर आपका ये कॉइन जो है फ्यूचर में बहुत आगे जा सकता था। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसके यूज केस के बेसिस पे और इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसकी जो प्रेजेंट प्राइस है 13,000 रुपये। मतलब सोच सकते हैं कि कम नहीं है, एक मोनेरो का प्राइस 13,000 रुपये की, बहुत ही ऑलरेडी बहुत ऊपर हाई प्राइस में ये अभी जा चुका है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका यूज केस भी एकदम बढ़िया है। और आप देख सकते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है इसकी। तो अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके प्रोज जो है, पहला है नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। तो इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि आप कुछ भी आप इंस्टेंट परचेज कर सकते हैं, इंस्टेंट सेल कर सकते हैं, और आपका सारा जितना भी अमाउंट, मतलब जितना भी इसका प्राइस चल रहा होगा उतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा मतलब मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे आप पेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। जैसे आपने कुछ वर्क किया, आपके पेपाल में $1 आया, तो वो जो $1 है उसका अभी जो इंडियन करेंसी में है वो 81 रुपीज़ है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जो आता है 78 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ पेपाल एज एन मिडिल मैन कुछ अपना कैश काट लेता है। तो ये जो कन्वर्जन चलता है, ये जो करेंसी कन्वर्जन, और इसमें जो मिडिल मैन आते हैं ये पैसे बहुत ज़्यादा काट लेते हैं। तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता मिडिल मैन, क्योंकि आप डायरेक्ट ही सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। जो अमाउंट होगा उसी में मिलेगा। कुछ आपका अगर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो पैसा काटेगा वो थोड़ा बहुत काटता है, कुछ पॉइंट में होता है। और सेकंड है एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो है इसमें हाई है, आप कभी भी परचेज सेल कर सकते हैं और इंस्टेंट आपको अमाउंट मिल जाएंगे, ये सबसे पहला बात है। तो आप अगर कोई रियल स्टेट या ज़मीन लेते हैं तो उसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है कि आप कब सेल करेंगे और कब आपको अमाउंट मिलेगा, क्योंकि इंस्टेंट तो सेल नहीं हो सकता ना रियल स्टेट, जो भी आपने ज़मीन ले रखी है।
अगर आप इंस्टेंट सेल करेंगे तो आप लॉस में ही करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इंस्टेंट आपको पैसे मिल जाएंगे। और तीसरा जो है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है कि यूज़र एनोनिमिटी, आपको पता नहीं चलता कि भाई ट्रांजेक्शन कहाँ से हुआ। सिर्फ आपको तो पता है चलता है कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन किसने किया, कितना किया, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ में काम करता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। अब चौथा जो है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कोई उसमें कोई ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। आप जैसे कि जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है, तो सेंट्रल के अंडर आता ही नहीं है। फिफ्थ जो है वो है हाई रिटर्न पोटेंशियल रहता है, क्योंकि वॉलेटाइल है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी के काम नहीं करता, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो पंप एंड डंप तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका हाई रिटर्न पोटेंशियल रहता है। अब सबसे खराब कॉन्स क्या है इसका? पहला है इट इज़ इंक्रीजिंग, ये जो कॉइन है ना मोनेरो को, इसको अभी एलिसिट एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, डार्क नेट मार्केट में भी यूज़ करते हैं, रैंसमवेयर एंड क्रिप्टो जैकिंग। तो यूनाइटेड स्टेट जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ बाउंटीज रखे थे, मतलब जो कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके जो कि मोनेरो ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी पे काम करे, मतलब मोनेरो को ट्रेस कर सके कि भाई कैसे ट्रांजैक्शन हुए, कहाँ से ट्रांजैक्शन हुए। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ का जो जीरो नॉलेज प्रूफ का काम करता है, तो इसका मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत काम कर मतलब आता है, मतलब बहुत इसके मिसयूज भी लोग कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो नॉलेज प्रूफ का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का जब एनोनिमिटी रहता है, पता ही नहीं चलता है कि भाई कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, बस ये दिखाता है कि भाई ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये नहीं पता चलता भाई कितना हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो इस चीज़ में हम मनी लॉन्ड्रिंग ईजिली कर लेते हैं, डार्क नेट में ईजिली यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने अभी रिसेंटली मतलब कॉन्ट्रैक्टर को असाइन कर रखा है कि भाई ऐसा कोई डेवलप करो कि पता चले कि मोनेरो को हम टेक्नोलॉजी को ट्रेस कर सके, और एटलीस्ट हमारे में ही पता लग जाए कि इसके बीच में ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ हुए और किधर किधर डीलिंग हुई है। तो दूसरा है वॉलेटिलिटी तो है ही। वॉलेटिलिटी अभी ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होता है, पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा होता है, ये क्योंकि क्रिप्टो अभी रेगुलेटेड है नहीं। तीसरा है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन तो है नहीं। अब और तो फ्यूचर में अगर आपका कुछ मोनेरो XMR अगर आप लूज़ करते हैं, तो ये गवर्नमेंट का कोई रिस्क नहीं है, वो हाथ खड़े कर देंगे, तो आपका लूज़ हुआ। फोर्थ जो है वो इरिवर्सिबल तो है ही। आपने वंस किसी को गलती से भी मोनेरो भेज दिया, अगर उसको बोलेंगे भाई वापस कर, वो वापस नहीं करेगा, तो आप गवर्नमेंट को भी कंप्लेन करेंगे, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, गया। अब फिफ्थ जो है लिमिटेड यूज़, इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि मोनेरो का भी एक्सचेंज के तौर पे कोई ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं करेगा। अभी आप कुछ भी परचेज करने जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई कैश की जगह तुम मोनेरो रख ले, तो मोनेरो कोई नहीं रखेगा, उनको पता ही नहीं, बोले यूज़ कैसे करेंगे, बोले इसकी वैल्यू 13,000 रुपये है, तो यूज़ बहुत लिमिटेड है। सिक्स्थ है क्रिमिनल एक्टिविटी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग होती है, डार्क नेट मार्केट में यूज़ होता है, क्रिप्टो जैकिंग में यूज़ होता है, और इस पे तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये अपना सिर्फ ट्रांजेक्शन ही दिखा रहा है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई किसने ट्रांजेक्शन किया, कितना करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना अमाउंट का इधर उधर हुआ है, तो कुछ पता नहीं चलता है। साथ जो है नो सेंट्रलाइज पावर इन्वॉल्व, सो इट बिकम्स सो रिस्की। तो ये रिस्की तो होगा, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल पावर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, एडवांटेज थोड़े बहुत हैं। तो इसमें आपको सजेशन एंड कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि हाँ देखो, क्रिप्टो फ्यूचर है, और इसका जो यूज़ केस है एकदम प्रॉपर है। आप देख सकते हैं कि भाई ये लूप होल जो अभी क्रिप्टो मार्केट में है उसको रिजॉल्व करता है, लेकिन जब वो लूप होल को रिजॉल्व करता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी आ रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही एनोनिमिटी आ रही है, कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं, तो मतलब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। चलो बिटकॉइन में एटलीस्ट ये तो पता चल जाता था जब हम माइनर्स बिठाते थे कि भाई कितना ट्रांजेक्शन हुआ। अभी इसमें तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कितना हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर इसमें कुछ मतलब अगर एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स लाते हैं, जो कि हाँ सिर्फ पुलिस या कुछ गवर्नमेंट ही पता लगा सकती है ये चीज़ें, और बाकी कोई पता नहीं लगा सकता, तो ये कॉइन बहुत ही टॉप क्लास चलेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर यूज़ केस है। और आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, 13,000 तो 13,000 बेफालतू में तो है नहीं, लेकिन इसकी खराबी ये है कि इसमें मैक्स सप्लाई का भी डेटा नहीं है, तो ये कभी भी कितने भी कॉइन रिलीज़ कर सकता है, अनलिमिटेड कॉइन रिलीज़ कर सकता है, तो इसमें कोई कभी रेयरिटी तो रहेगी नहीं, मतलब जो कम सप्लाई का जो केस रहता है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बात बताऊं, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें सारा पैसा आप ना डालिए, अपना पोर्टफोलियो का 5% या
3% या 4% आप डाल सकते हैं इसमें, मोनेरो में। लेकिन आप ये जान लीजिए कि क्रिप्टो मार्केट में आप कब एंट्री लेते हैं और कब एग्ज़िट लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये सोच के चलिएगा। लेकिन फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है कि इनके फाउंडर कैसे रहते हैं। अगर ये कुछ घपला करते हैं तो ये कॉइन कोलैप्स भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप इस पे इन्वेस्टमेंट, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ सारा एक में ही पैसा मत डालिए, अपना डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। जैसे कैटेगरी है मेटावर्स, आपका वेब3 है, फिर अभी ये जीरो नॉलेज प्रूफ है। तो ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल पे काम करने वाले, उसमें आप अपना डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो, ताकि आपका सारा पैसा ना डूबे, दूसरे में रिकवरी हो जाए। अगर डूबता भी है एक में तो दूसरे में रिकवरी हो जाए। तो आज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये मेरा इंस्टा आईडी है, इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।